हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और आज जो होगा ये बेसिक क्लास होगा। और बेसिक क्लास में देखने वाले हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका से ही सारा चीज बना है, तो कोशिका के बारे में देखने वाले हैं। और कोशिका ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, या तो बहुत सारा अदर कंपटीशन एग्जाम वाला भी कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो उसके लिए आज ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे और आप लोगों को पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस तरह के कोशिका होता है, लेकिन 10th के विद्यार्थियों के लिए ये बता दें, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है, अर्थात बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का सिलेबस देखिए। सबसे पहले आप लोगों को 2 क्लास हम बायोलॉजी का देंगे, बेसिक क्लास। 2 क्लास होगा बायोलॉजी का बेसिक क्लास। और आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पोषण आएगा। अब देखिए, जैव प्रक्रम में सबसे बारे में डिटेल से पढ़ेंगे पोषण के बारे में। फिर सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें शोषण के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, परिवहन। और चौथा चैप्टर पढ़ेंगे उत्सर्जन। और फिर 5वां जो चैप्टर होगा नियंत्रण और समन्वय। और फिर छठा चैप्टर आपका जनन आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7वां पढ़ेंगे अनुवांशिक एवं जैव विकास। इसके बाद जो 8वां चैप्टर आएगा आप लोगों का हमारा पर्यावरण। इसको बिल्कुल आसानी से इसी तरह से आप लोगों को बताएंगे। ये 8 चैप्टर आप लोगों को इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्लास, तो ध्यान से देखिएगा। कोशिका के बारे में ध्यान से पढ़ना है। तो लेकिन सबसे पहले देखिए, कोशिका के बारे में पढ़ें उससे सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये जो बायोलॉजी है वो साइंस का एक सेगमेंट है, अर्थात साइंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले क्या आता है, साइंस अर्थात विज्ञान। तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि विज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है। विज्ञान को पढ़ नहीं सकते हैं किसी एक सेक्टर में लेके, तो इसको 3 सेक्टर में बांट दिया गया। सबसे पहले बांट दिया गया भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में, अब फिर बांट दिया केमिस्ट्री में अर्थात रासायनिक विज्ञान में, और फिर बांट दिया जीव विज्ञान में। तो आज हम जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का आप लोगों को प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट किए और पूरा खत्म कर दिए हैं। 3 चैप्टर तीनों में खत्म हो चुका है। तो आज हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी क्या है। देखिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, अर्थात जीव विज्ञान कहते हैं। निर्जीव का अध्ययन इसमें बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जब भी अध्ययन करेंगे तो सजीव के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा। और बायोलॉजी का जो पिता है, बायोलॉजी का पिता कौन है बताइए, अरस्तु। बायोलॉजी का जो पिता है वो अरस्तु। और आप लोगों को बता दें, जो फिजिक्स का पिता है वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक ना। और प्राचीन पिता आप लोगों को न्यूटन भी मिल जाएगा बहुत सारा बुक में। अब देखिए, और केमिस्ट्री का जो पिता है वो क्या है, लेवाइजर। क्या है, लेवाइजर। और बायोलॉजी का पिता हो गया आप लोगों का अरस्तु। बायोलॉजी तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें सजीवों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, बायोलॉजी के 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि सजीव तो कई तरह के हो सकते हैं। सजीव बहुत तरह के सजीव हो सकता है। पेड़ पौधा भी एक तरह का क्या है, सजीव। और हम लोग भी, कीड़ा मकोड़ा सब क्या आता है, सजीव के अंतर्गत। लेकिन सजीव में 2 सजीव होता है। पहला सजीव ऐसा सजीव होता है जो गति करता है, जो क्या करता है, गति करता है, अर्थात आरंक्षित होता है। जैसे में हम लोग हो गया, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा, हम सब सजीव हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गति करते हैं, अर्थात परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधा आता है वो कभी भी अपना गति नहीं करता। एक जगह है तो एक ही जगह रहता है। अगर पेड़ पौधा जहां पे वहीं पे रहेगा, लेकिन वो एक तरह का क्या है, सजीव है। वो भी सांस लेता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है शोषण के रूप में। वो भी सांस ही ऑक्सीजन ही लेता है और छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है। भले वो खाना बनाने के समय जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो क्या बताएं कि जो सजीव होता है वो 2 तरह का होता है, एक गति करता है, एक जगह स्थिर रहता है, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। सबसे पहला आ गया जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान में क्या आ जाएगा, हम लोग आ जाएंगे। जंतु विज्ञान में हम लोग आएंगे जो गति करते हैं, वैसा सजीव आएगा जो गति करता है। और पादप विज्ञान में, पादप, देखिए पादप का मतलब क्या होता है, पौधा। बायोलॉजी के वर्ड में पौधा को बोला जाता है पादप। थोड़ा सा लग रहा होगा कि पौधा को पादप कैसे बोल दिया, तो बायोलॉजी के टर्म में पौधा को पादप ही बोला जाता है, पेड़ पौधा को। तो पादप ये ऐसे, इसके अंदर उस बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे जो गति नहीं करता, वैसे शरीर जो गति नहीं करता, एक जगह एकत्रित रहता है, उसे बोलेंगे पादप विज्ञान। पादप विज्ञान को इंग्लिश में बोटनी कहा जाता है और जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है, ठीक ना। सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी क्या है। जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान क्या करता है, सजीव गति करता है। तो इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। वैसे जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, गति करता है, अर्थात स्थानांतरित होता है। कीड़ा मकोड़ा भी आएगा, हम लोग भी आएंगे, ठीक ना। और जूलॉजी का जो पिता है
वो क्या है, अरस्तु। क्योंकि पहले पहले हुआ क्या करता था, बायोलॉजी के अंतर्गत सिर्फ हम क्या पढ़ते थे, जंतु विज्ञान को ही पढ़ते थे। तो जंतु विज्ञान को ही पढ़ते थे और जंतु के विज्ञान के बारे में डिटेल से जानकारी दिया था अरस्तु बाबा ने, अरस्तु बाबा ने दिया था। इसीलिए क्या हो गया, बायोलॉजी का भी पिता हो गया अरस्तु और जंतु विज्ञान का भी पिता हो गया अरस्तु। लेकिन फिर एक और वैज्ञानिक आया जिन्होंने पादप के बारे में बताया। बोला पादप भी सजीव है और वो भले गति नहीं करता है, भले वो गति नहीं करता है, लेकिन क्या है, सजीव है। तो सजीवों का अध्ययन तो बायोलॉजी में करते हैं, तो इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। और इसका जो पिता हो गया थियोफ्रेस्टस, क्या हो गया, थियोफ्रेस्टस। पादप विज्ञान, पादप जीव विज्ञान का पिता क्या हो जाएगा, यानी बोटनी का पिता कौन होगा, थियोफ्रेस्टस। इसके अंदर क्या करेंगे, पेड़ पौधा का अध्ययन करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमको स्टार्ट करना है क्या है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे, आज तो बेसिक क्लास है तो कोशिका के बारे में देखेंगे। क्या देखना है, कोशिका के बारे में। देखिए इस टाइप का क्या होता है, बहुत सारा कोशिका होता है। आप थोड़ा सा जानकारी ये समझिए कि कोशिका क्या होता है। पीपीटी भी लाए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पीपीटी से आप लोगों को फोटो के माध्यम से आज समझाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आज समझिएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए हमारा जो मानव का सजीव, ये तो मानव का जो शरीर है वो क्या बना है, कोशिका से मिलकर बना है। अब कोशिका बहुत छोटी छोटी होती है, क्या होता है, कोशिका बहुत छोटी छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या छोटी छोटी बहुत सारा कोशिका है जिससे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। कोशिका, अगर मान लीजिए आप लोग घर में देखे होंगे, अगर मान लीजिए किसी घर को बनते हुए देखे होंगे, तो मान लीजिए ईट को मानिए क्या, एग्जाम्पल के तौर पर ईट को मानिए कोशिका, और ईंट से क्या बनता है, बहुत सारा ईंट जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, दीवार। और जब बहुत सारा कोशिका जुड़ता है तो क्या बनता है, उत्तक। तो क्या बन जाता है, उत्तक, तो बन जाता है उत्तक। और बहुत सारा दीवार जब जोड़ देते हैं, 4 दीवार जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक कमरा अर्थात रूम। तो उसी तरह बहुत सारा जब उत्तक जुड़ता है तो एक बन जाता है अंग, एक क्या बन जाता है, अंग। देखिए ये क्या है, मेरा एक हाथ का ये क्या है, पूरा अंग है, क्योंकि ये भी एक कोशिका होगा, यहाँ पे भी कोशिका होगा, बहुत सारा उत्तक। देखो कोशिका तो है ही, कोशिका सब जगह है, यहाँ पे भी कोशिका सब जगह है। कोशिका से बना उत्तक, इसको मान लीजिए उत्तक, यहाँ तक मान लीजिए उत्तक, यहाँ तक। जब ये पूरे बन गया तो क्या कहलाएगा, अंग। एक अंग बन गया कि मेरा एक हाथ हो गया, एक पैर, एक अंग है, ठीक ना। अब बहुत सारा कमरा लगा दीजिए तो उसी को क्या बोलते हैं, घर। एक घर में एक कमरा नहीं होता है, बहुत सारा कमरा होता है। ठीक उसी प्रकार एक अंग, जब बहुत सारा अंग मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, एक शरीर। देखिए पैर हो गया, हमारा हाथ हो गया, मुंडी हो गया, ये सब एक अंग है। हर एक शरीर का क्या है, एक अंग, एक क्या है, एक अंग है। अब बहुत सारा अंग जुड़ जाता है, क्या बनता है, शरीर। तो ये आप लोगों को बेसिक जानकारी से समझ में आया कि इस तरह से होता है। अब देखते हैं कोशिका से बना है क्या, शरीर। तो बहुत सारा स्टूडेंट देखिए ये सोच रहा होगा कि सर ईंट जो होता है उसमें भी तो मिट्टी होता है, बालू होता है। तो हम आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि कोशिका में भी तो बहुत कुछ होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारा होता है, सेंट्रोसोम होता है। जिस प्रकार ईंट में बहुत सारा बालू कंकड़ मिल रहा है ना, उसी प्रकार आप लोगों को अभी कोशिका में भी मिलेगा। और आप लोगों को कोशिका भी नहीं दिखता है, तो सोचिए कोशिका के अंदर वो कैसे दिखेगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या स्टार्ट करते, देखिए आप लोगों को क्या है, कोशिका है। क्या देखिए, कोशिका झिल्ली रहता है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका, इसके कोशिका के अंदर वाला चीज है, ठीक ना। जिस तरह आप लोगों को ईंट के अंदर मिला था ना, बालो मिला था, मिट्टी का कण मिला था, पानी मिला था, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर ये सब मिल रहा है। और देखिए कोशिका के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बहुत सारा ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आप लोगों को राइबोसोम दिख रहा है। बहुत सारा चीजें आप लोगों को बताएंगे तो फले, ये तो फिगर से माध्यम से आप लोगों को देख रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को जो कोशिका बता रहे थे, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। और देखिए, और यहाँ पे कैस्ट्रो जो लिखा हुआ है ना, CYTRO, कैस्ट्रो का मतलब होता है कोशिका, और लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अगर किसी वर्ड में लोजी लग गया तो समझिएगा कि वो अध्ययन करने के, ये रूट वर्ड है जो कि अध्ययन करने से रिलेटेड बताता है। तो कैस्ट्रोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन है, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, कैस्ट्रोलॉजी। ये भी पूछा जाएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। और देखिए कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, जो कि सबसे छोटा इकाई होता है, जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक ढंग से वो एक शरीर का निर्माण करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है ये कोशिका क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और देखिए प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, ये सब कोई जान रहा है। और सर्वप्रथम कोशिका का जो खोज हुआ था 1665 ईस्वी में रबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में। लेकिन वो कोशिका कैसा था, वो
जीवित कोशिका नहीं था, वो मृत कोशिका था, कोशिका मरा हुआ था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। अब तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले कोशिका का खोज कर लिया कौन? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया, लेकिन कौन सा किया? मृत कोशिका का। कैसे याद रखिएगा कि कोशिका का खोज, क्योंकि कोशिका बहुत छोटा होता है और छोटा चीज को किससे पकड़ा जाता है? हुक से पकड़ा जाता है। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया था, जो कि कैसा था? मृत कोशिका था। अब करेगा जीवित कोशिका का खोज। जीवित कोशिका का सबसे पहले जो खोज करेगा 1674 ईस्वी में, 74 ईस्वी में कौन करेगा? एंटोन ल्यूवेनहोक। ये आप लोग भूल जाइए, यहां तक याद रखिएगा, ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसमें रॉबर्ट हुक था, ये क्या हो गया? होक हो गया। इसे याद रखिएगा, वो हुक था, ये होक हो गया, ठीक ना। ये जीवित कोशिका का खोज किया था 1674 ईस्वी में। और देखिए ये दोनों तो कोशिका का खोज कर लिए, लेकिन कोशिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा था। तो एक वैज्ञानिक ने आया, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। और कोशिका के बारे में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करके हम लोगों को बताया, और कोशिका का क्या कर दिया? सिद्धांत का ये गठन कर दिया। और इन्होंने बोला जीव शरीर का, मतलब जीवधारियों का शरीर, यानी हम लोगों का जो शरीर है कोशिका से मिलके बना है, और कोशिका जीव शरीर का सबसे छोटी इकाई है। इन्होंने ही बोला था अपना कोशिका के सिद्धांत में। और देखिए तो बोल दिया कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? एग्जाम में आएगा तो स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक ना। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट होता है, क्योंकि सुपर नोट आ गया है, और सुपर नोट एग्जाम में अपना रोलवा दिखाएगा। यही सुपर नोट, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम में भी देखिए ये सुपर नोट ही आप लोगों को काम देगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे छोटी कोशिका, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका होती है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है पूरा दुनिया में किसी चीज का भी बोले कि सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के, इतना बड़ा होगा, जिसको हम देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और कोशिका सबसे छोटी किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की, जो हम नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन सबसे लंबी कोशिका तंत्र, अब देखिए सबसे लंबी कोशिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। वो तो सबसे बड़ी हो गया था, वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। लेकिन मानव में, यदि आप लोगों को मानव में पूछे, यदि मनुष्य में पूछे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होगा ओवम। क्या होगा? ओवम, अर्थात अंडाणु। जो महिलाओं में पाया जाता है क्या होता है? अंडाणु। और जो पुरुष में सबसे छोटी, मानव में जो सबसे छोटी होता है वो पुरुष में पाया जाता है, जो कि क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु के बारे में आप लोगों को डिटेल से जनन चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अंडाणु क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका। और जो शुक्राणु होता है सबसे छोटी कोशिका होता है। लेकिन मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। ब्रेन के अंदर तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। समझ गए ना, ये ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका पाया जाता है, ठीक। अब देखिए सुपर नोट में भी थोड़ा सा नोट आया है, और इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ब्रेन में तंत्रिका कोशिका है ना, उसमें विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त हो जाने पे ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। शीघ्र क्या हो जाती है? मृत्यु। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए मेरे बात को। तंत्रिका कोशिका ब्रेन में पाया जाता है। अब ब्रेन देखिए ऊपर में जो है ना, ऊपर में तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता, इसके अंदर में पाया जाता है। अगर ऊपर में आप लोगों का टूट गया तो क्या होगा? ये ठीक हो जाता है। लेकिन कहीं भी चोट अगर अंदर लग गया तो आदमी डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखते होंगे क्या होता है, सरकार क्या कहता है, आप लोग हेलमेट पहनिए, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल से हो या तो किसी भी गाड़ी से आप लोग एक्सीडेंट होता है तो आप लोगों का क्या होगा? मुड़ी बचा हुआ रहे, सड़ बचा हुआ रहे। इससे होगा क्या? अगर आप लोगों का अंदर चोट चला गया तो आप खत्म हो जाइएगा फटाक से। अगर अंदर नहीं गया तो आप लोग क्या हो गया? बच जाइएगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या बोलता है सरकार वाले, पढ़ के देखिए। और हमारा जो संविधान में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसीलिए क्या आप मर नहीं सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को हेलमेट पहनाया जाता है, ठीक। तंत्रिका कोशिका का
कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए थोड़ा ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हुआ, शरीर में कट गया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के इसके अगल बगल में जो कोशिका होता है वो अपना कोशिका विभाजन करके उसके जगह पे वो चला जाता है, उसके जगह पे वो चला जाता है, और जो कोशिका मरा था वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। उसके लाइसोसोम आता है, उसको बाहर कर देता है, जल अपना छिड़ी के उसको बाहर कर देता है, और जो उसके अगल बगल का कोशिका होता है वो पुनः निर्मित होकर इसको भर देता है और फिर से वो चिकना हो जाता है। लेकिन ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया तो क्षतिग्रस्त ही रहेगा। अगर एक को ब्रेन का कोशिका खराब हुआ तो क्या होगा, आपका दिमाग गया तो आप क्या हुआ, खून सप्लाई कर देगा, बंद कर देगा। ये पूरा शरीर का एमसीबी है, एमसीबी की तरह काम कर देता है। घर में देखे होंगे एमसीबी लगा रहता है, अगर एमसीबी को गिरा दीजिएगा तो पूरा घर का लाइट खत्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपका ब्रेन गया तो पूरा शरीर गया, ठीक ना। अब देखिए सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। क्या होता है, लीवर। और लीवर में भी कौन साइड, ये राइट साइड है ना, यहाँ पे होता है। तो देखती होंगे कि जितना भी पुरुष हो या तो महिला हो, डॉक्टर यदि ऑपरेशन करता होगा तो इस साइड करता होगा, ये साइड नहीं, ये साइड यहाँ पे दूसरा चीज रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, दूसरा चीज। अगर काट देंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। यहाँ पे बहुत दूसरा चीज होता है, यहाँ पे पीत के थैली बहुत चीज रहता है। ये साइड आप लोगों को ऑपरेशन होगा। और ये साइड जो होता है यहाँ पे जो लीवर में होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। इसीलिए देखते होंगे डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन किया और देखते होंगे 10-20 दिन के बाद क्या होगा, ये फिर से क्या होगा, पुनः निर्मित कर लेता है कोशिका, अपना विभाजन करके वो फटाक से क्या हो जाता है, जिस तरह था उस तरह से हो जाता है। तो लीवर में सबसे क्या होता है, लीवर को ही बोला जाता है जिगर का टुकड़ा है हमारा। नहीं बोलता है कि जिगर का टुकड़ा है हमारा, लीवर का टुकड़ा है हमारा, यकृत का टुकड़ा है। उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्या आ गया, समझ में आ गया। क्षतिग्रस्त होने पे स्वतः ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो लीवर को ही चीरता है। अब देखिए, अब कोशिका का अंग, अब तो इतना तो अभी समझ रहे थे कोशिका के बारे में, कोशिका बड़ा था छोटा था कौन था। अब कोशिका के अंदर भी पाया जाएगा, जिस प्रकार ईंट के अंदर पाया जाता था माटी, बालू, पानी, उसी तरह कोशिका के अंदर पाया जाएगा। ध्यान से देखिए पहले फिगर में, देखिए ये क्या है कोशिका। अब कोशिका के अंदर देखिए क्या क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली है, कोशिका लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका द्रव होगा और केंद्रक होगा और केंद्रक झिल्ली होगा। बहुत सारा चीज पाया जाएगा किसके अंदर, कोशिका के अंदर। ये देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। सबसे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का ही सबसे ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम सबसे पहले अगर आप ही बताइए, आप बताइए इतना बड़ा क्या है आप लोगों के पास, कमंडल ही मान लीजिए, क्या कमंडल है या तो कोई बर्तन है, इस तरह से बर्तन है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे सामान है, यहाँ पे सामान है, बहुत सारा आप लोगों के पास सामान है। ये सामान है ना, तो ये सामान होगा क्या, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा सामान है आप लोगों के, इस तरह सामान है। अगर आप लोग कमंडल को इस तरह ले जाइएगा, झुलाते झुलाते ले जाइएगा, क्या होगा, ये आपस में टकराएगा तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये लड़ जाएगा इससे, कभी ये लड़ जाएगा इससे, कभी ये लड़ जाएगा, कभी ये लड़ जाएगा, आपस में सब लड़के क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, वैज्ञानिकों नहीं, सरकार क्या बोलता है, भगवान ने दिमाग लगाया कि कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारा चीज है, आपस में तो झगड़ जाएगा, इसका क्यों ना जगह फिक्स कर दें। और जगह फिक्स करने के लिए क्या किया, उसमें बहुत सारा दर्ब डाल दिया। क्या डाल दिया, दर्ब इस तरह से क्या किया, डाल दिया बहुत सारा दर्ब। ये देखिए काम नहीं कर रहा है, ये क्या डाल दिया, इसमें बहुत सारा दर्ब डाल दिया। दर्ब डालने से हुआ क्या, ध्यान से देखिए, ये दर्ब डालने से हुआ क्या। अब दर्ब डाल देता है तो जैसे इसमें दर्ब डाल देता है क्या होता है, आपस में सब फर्क रहता है, जिसको हम जीव दर्ब बोलते हैं। अगर ये सारा बहुत सारा बर्तन था तो अगर इसमें हम दर्ब डाल दिए दर्ब, देखिए क्या डाल दिए, पानी। जब पानी डाल देंगे इसमें तो क्या होगा, सब आपस में फर्क रहेगा, तो आपस में क्या होगा, ये लड़े झगड़ेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार क्या किया है, कोशिका में सबसे पहले कोशिका दर्ब को डाल दिया। कोशिका क्या डाल दिया, दर्ब को। यहाँ पे देखिए कोशिका के अंग में सबसे पहले आता है जीव दर्ब कहाँ पे डाल दिया है, कोशिका के अंदर, ताकि सब लड़े झगड़े ना। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, हेक्सेल से इसे जीवन का भौतिक आधार, हेक्सेल नामक वैज्ञानिक ने जीवन का आधार बताया है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा सारा कोशिका के अंदर वाला जितना पार्ट होता है आपस में लड़ झड़ के खत्म हो जाएगा, ठीक ना। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग इसमें क्या पाया जाता है, जल का बना होता है। इसमें 80% भाग जल पाया जाता है। और यह भी दो प्रकार के होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है क्या, केंद्रिका द्रव। क्योंकि आप लोगों को अभी बताएं, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक। यहाँ पे देखिए क्या केंद्रक, तो केंद्रक में न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर भी एक अलग द्रव पाया जाता है। इसके अंदर एक अलग द्रव पाया जाता है और ये अलग द्रव पाया जाता है। इसके अंदर अलग द्रव, इसके अंदर क्या होगा, अलग द्रव पाया जाता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं,
कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर में पाए जाने वाला द्रव को कोशिका द्रव बोलेंगे, और केंद्र के कोशिका में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका द्रव बोलेंगे। और देखिए कोशिका द्रव कोशिकाओं को सुखाने से बचाता है, कोशिका सूख ना जाए उससे क्या करता है, बचाता है, और आपस में लड़े नहीं ये भी हमको क्या करता है, बचाता है। अगर लड़ेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कोशिका द्रव समझ में आ गया है। तो अब जो आता है ना कोशिका झिल्ली आता है, कोशिका झिल्ली, ये देखिए क्या है, कोशिका झिल्ली। और ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये कोशिका भित्ति है। ये क्या है, कोशिका भित्ति। एक होता है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका झिल्ली। अब समझिएगा कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे। मान लीजिए क्या होता है, आप लोग जब जैसे बाजार जाते हैं ना, बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, एक ठो प्लास्टिक में, एक ठो प्लास्टिक में, देखिए क्या करते हैं आप लोग एग्जाम में, सब बाजार जाते हैं तो मान लीजिए आप लोग रसगुल्ला लिए, रसगुल्ला लिए या तो मीट लिए, तो क्या करते हैं, इसमें मीट लेते हैं ना, मीट लेते हैं तो एक तो पॉलिथीन लेवे करते हैं, एक पॉलिथीन और मांगते हैं, बस 100 पॉलिथीन और दीजिए, क्या होगा, गंदा हो जाएगा या तो बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक तो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है कोशिका में, जो कि क्या करता है, सबको इकट्ठा करके रखता है, अपने अंदर रखता है। लेकिन यदि ये ज्यादा मजबूत हो जाए, अगर इसको आप ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो एक और झिल्ली लगा दीजिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति, और वो थोड़ा मजबूत रख लीजिए। क्या रख लीजिए, मजबूत रख लीजिए। कोई दिक्कत, देखते होंगे अगर बाजार में जाते होंगे ना, कपड़ा लेते होंगे गंजी, तो उसमें क्या हुआ, एक गंजी में उजला प्लास्टिक रहता है, एक ठो उजला प्लास्टिक रहता है जो कि पतला रहता है, और उसके ऊपर भी एक ठोंगा लगा हुआ रहता है। तो जो पतला प्लास्टिक आप लोगों को दिखा उसको समझ लीजिए कोशिका झिल्ली है, और जो मोटा प्लास्टिक आप लोगों को दिखा इसको समझ लीजिए कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा किसी क्या करता है, कोशिका को रक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो ये तो आप लोगों को कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट क्या था, कोशिका झिल्ली, कोशिका क्या था, पहला पार्ट कोशिका द्रव था, दूसरा पार्ट हो गया आप लोगों को कोशिका भित्ति। ये क्या हो गया, कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज का बना होता है, बस इतना याद रखिएगा, एग्जाम में पाया जाता है। और यह केवल पादपों में पाया जाता है, पादप में, क्योंकि पादप का कोशिका क्या होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होता है, और उसको क्या किया जाता है, बहुत कड़े कड़े आवरण के अंदर रखना चाहिए, यही कोशिका भित्ति उसमें पाया जाता है। जंतु में ये नहीं पाया जाता है। जंतु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेट्रोडिक और ग्लाइकेन की बनी होती है। जंतु एक पादप होता है, जंतुओं में पादप होता है, उसकी कोशिका किसकी बनी होती है, पेट्रोडिक्ट और ग्लाइकेन नामक से क्या होता है, ग्लाइकेन नामक से होती है। और कवक की कोशिका भित्ति है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन की बनी होती है। एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए आप लोगों को नोट पॉइंट में लाए हैं, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। अब इससे आगे देखिए कोशिका झिल्ली, झिल्ली भी बता दिए कि सिर्फ जंतु में, जंतु और पादप दोनों में ये पाया जाता है, और जो कोशिका भित्ति थी वो सिर्फ पादप में ही पाया जाता था। या जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव, जितना भी अवयव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितना भी तत्व है के अंदर रहता है, इसी झिल्ली में क्या रहता है, अंदर रहता है। या कोशिका के अंदर जाने वाला पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर कोई पदार्थ जा रहा है तो उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। कुछ ही पदार्थ को जाने देता है, हानिकारक पदार्थ को ये जाने नहीं देगा, अगर जाएगा तो कोशिका हमारा खत्म हो जाएगा। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर देता है और सारा इससे अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोला गया है। अब देखिए इसका अगला टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक देखिए ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कुछ इस टाइप से होता है, इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप से रहेगा, एक चक्र चलता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इसके अंदर है ना, इस तरह से चक्र चल रहा है ना, इस तरह से, इसको बोला जाता है क्रेब चक्र। इसके अंदर क्या करता है, चक्र चलता है, एक चक्र चलता है। एक चक्र जब पूरा हो जाता है 38 एटीपी में एक चक्र का पूरा होता है, एक चक्र पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे क्या होता है, 38 एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीशोषण के द्वारा। हम सांस लेते हैं नाक से तो हमारा फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर खून में जाता है, ब्लड में। अब ब्लड के क्या करता है, सारा कोशिका से क्या करता है, वहां पे ऊर्जा बनाता है। सारा कोशिका के अंदर क्या बनाता है, ऊर्जा। अगर यहाँ का कोशिका है तो यहाँ ऊर्जा बनाएगा, यहाँ भी ऊर्जा चाहिए कि नहीं। देखिए बहुत सारा व्यक्ति क्या होगा, हाथ से काम कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है तो हाथ में उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और हम देखिए क्या कर रहे हैं, मुंह से बोलने का काम कर रहे हैं, तो हमारा जीभ क्या करता है, आवाज निकालता है, तो जीभ को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जीव को चाहिए ज्यादा ऊर्जा। जीव तो है छोटकू सा, उसमें जितना कोशिका है उतने ना उसमें ऊर्जा बनेगा। तो होगा क्या, हमारे शरीर में पैर में भी ऊर्जा बन रहा है, देह में सगर वो जहाँ पे कोशिका है सब जगह ऊर्जा बना रहा है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो
तो वो ऊर्जा हमारे जीव की तरफ आए। क्यों? क्योंकि हम जीव से ज्यादा काम कर रहे हैं, इसको ऊर्जा ज्यादा जरूरत है। इसको लाने के लिए एक हमारे कोशिका में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो क्या करेगा, कोशिका को स्थानांतरित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या करता है, ध्यान से देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, क्रेब चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज बनाएगा, एक ग्लूकोज बनाएगा, जिससे हम लोग क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, है ना। और इसी कारण से कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बोलिएगा पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि पावर यही ना बना रहा है, ऊर्जा, ऊर्जा को तो यही बना रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ठीक ना। ये हो गया आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। अब अगला टॉपिक आता है, ध्यान से देखिएगा, अब अगला टॉपिक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ दो टाइप का होगा, उसका फिगर देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक ना। पहले इसको पहले परिभाषा तुम पे समझिए। प्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरादित जालिका, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, अर्थात ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर हड्डी वगैरह अगर नहीं रहता तो क्या होता है, ये मांस रह पाता, मांस नहीं पाता, खचूर वो टूट क्या हो जाता, चूर चूर हो जाता, पता नहीं किधर किधर चला जाता अगर हड्डी नहीं रहता। तो ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसे क्या कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ये दो टाइप के होता है, ये कंकाल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। ये जो होता है ना, दो प्रकार के, इसमें होता है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है चिकनी। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट वसा, और कार्बोहाइड्रेट और वसा महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, स्मूथ वाला ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, जिससे देखते होंगे कि महिलाओं में मांस ज्यादा रहता है। वो मांस है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा है, जिसके कारण महिलाओं का जो हाथ हो गया तो पैर कुछ भी हो, ज्यादा सॉफ्ट होता है और मुलायम होता है। लेकिन ये पुरुष में है ना, थोड़ा ये ज्यादा पाया जाता है, खुदरी वाला रफ ईआर। तो जिससे क्या होता है, ये थोड़ा क्या होता है, यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए होंगे बहुत सारा आदमी क्या होगा, बहुत पतला दुबला रहेगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर रहेगा, तो उसके शरीर के अंदर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, उसके शरीर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। जो रफ होगा ना खुदरी, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और ये जो चिकनी वाला है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करेगा, ठीक ना। इसका फिगर देखिए, यहाँ पे देखिए, ये चिकनी वाला है, स्मूथ वाला हो गया आप लोगों का, स्मूथ वाला ये हो गया आप लोगों का खुदरी वाला। और इसी पे पाया जाता है जो बुनका बुनका टाइप दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है राइबोसोम, इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये हो गया खुदरी वाला, ये हो गया स्मूथ। कोई दिक्कत, ये रफ हो गया, ये स्मूथ हो गया, ये हो गया क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आप लोगों को बता रहे थे कि जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर जो ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा को जो स्थानांतरित करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। क्या करता है, गोल्जी बॉडी, जो कि आप लोगों को अगले वीडियो में आप बताएंगे गोल्जी बॉडी के कारण। इससे आगे आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।